और इन टुकड़ों से हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। लेकिन यही वो जीव थे जिन्होंने जीवन की पहली नींव रखी। इसके कारण जंगलों में आग लगना आम बात थी। अब डायनासोरस पूरी तरह पृथ्वी पर राज करने लगे थे। ये पहले इंसान थे जिन्होंने आग पर कंट्रोल पाया और घायल या बूढ़े साथियों की देखभाल भी करते। वो सिर्फ डेड बॉडीज को छोड़कर नहीं जाते थे। यही वो वजह थी कि हम आगे बढ़ते गए और आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन तक पहुंचे। सोचिए, 66 करोड़ साल पहले एक विशाल 10 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड पृथ्वी की ओर तेजी से आ रहा था, एक आग के बोले की तरह। उस पल धरती के महान डायनासोर घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। एक छोटा जीव जो मुश्किल से गिलहरी के आकार का था, जिसका इतने विशाल जीव के सामने कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन यही जीव समझ गया था कि जान बचानी है तो क्या करना पड़ेगा। कैसे उस छोटे जीव ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पृथ्वी पर एक नया साम्राज्य खड़ा किया, जिसका वो आज भी बादशाह है। कौन था ये जीव और कैसे पृथ्वी पर आज भी चलती है, इसकी हुकूमत जानेंगे आज की वीडियो में। शुरुआत वहां से करते हैं जहां कुछ भी नहीं था। और आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाइप जरूर करें। आज से लगभग 4 से 5 अरब साल पहले हमारा सूरज और सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस समय स्पेस में सिर्फ डस्ट और गैस के बादल थे और इन्हीं बादलों के बीच एक विशाल तारा मौजूद था। जिस तरह से इंसान बूढ़ा होता है, ये तारा भी बूढ़ा हो चला था। इस तारे की एनर्जी खत्म होने लगी थी। तब हुआ एक भयानक सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये विस्फोट इतना पावरफुल था कि गैस और धूल के कण हर दिशा में फैल गए और धीरे धीरे यही कण आपस में टकराने लगे। दबाव और गर्मी के कारण ये एस्टेरॉइड जैसे टुकड़े में बदलते गए और ग्रेविटी की शक्ति ने सबको खींचकर एक जगह जमा कर दिया। हाइड्रोजन और हीलियम लगातार इकट्ठे होते रहे। सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा कि वहां न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी श्रृंखला ने जन्म लिया और इससे पैदा हुआ हमारा सूर्य। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सूरज के चारों तरफ बची गैसेस और रक्स लगातार चक्कर काट रही थी। अरबों एस्ट्रॉइड आपस में टकराते रहे। हर कोलिजन के बाद कुछ कण आपस में चिपक जाते। धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता गया और इन्हीं टुकड़ों से हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। सूरज के करीब बने 4 ठोस ग्रह, बुध, शुक्र, हमारी पृथ्वी और मंगल। ये रॉकी प्लेनेट्स थे क्योंकि सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि गैसेस वहां टिक ही नहीं पाई। लेकिन दूर ठंडी जगहों पर बर्फ और गैस के विशाल ग्रह बने, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। लेकिन हमारी पृथ्वी जैसी आज हमें दिखाई देती है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उस समय जलते हुए लावा और जहरीली गैसेस से भरी थी। फिर हुआ एक ऐसा कोलिजन, एक ऐसा टकराव जिसने पृथ्वी का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। आज से लगभग 4 अरब साल पहले मंगल के आकार का एक ग्रह तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और फिर हुआ भयानक टकराव, मानो 2 जानी दुश्मन टकरा गए हो। इस टक्कर के बाद पृथ्वी का एक हिस्सा स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में चला गया और वही हिस्सा आगे चलकर पृथ्वी की सबसे खूबसूरत पड़ोसी बनने वाला था। आगे चलकर यही टुकड़ा चांद बना। चांद का बनना कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि इसने पृथ्वी की टिल्ट को बदल दिया और रोटेशन को बैलेंस कर दिया। शुरुआती अरबों सालों तक पृथ्वी के सरफेस पर लगातार ज्वालामुखी फटते रहे। चारों ओर लावा की नदियां बहती रही। लेकिन धीरे धीरे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स ने पृथ्वी पर पानी पहुंचाया। इनके टक्करों से क्लाउड्स बने। लाखों सालों से बारिश धीरे धीरे समुद्र में बदलती गई और नदियों का निर्माण होने लगा। लेकिन समय बीतने के साथ पृथ्वी का बैलेंस फिर से डगमगाने लगा। लगभग 70 करोड़ साल पहले पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ की मोटी परत से ढक गई। वैज्ञानिकों ने इस घटना को स्नोबॉल अर्थ का नाम दिया। उस समय पूरी पृथ्वी मोटी बर्फ की चादर से जकड़ी हुई थी। इस हालात में पृथ्वी पर जीवन का मौजूद होना लगभग नामुमकिन था। लेकिन गहराई में अब भी एक्टिव वोल्केनोस मौजूद थे। उनसे निकलने वाली गैसेस ने एटमॉस्फेयर को गर्म किया और धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगे। और यही हेडियन ईयन खत्म होता है, एक ऐसा युग जो पृथ्वी को जीवन की ओर ले जाने वाला था। पृथ्वी आग और बर्फ की कड़ी परीक्षाओं से गुजरकर आगे बढ़ चुकी थी। वोल्केनोस अब शांत होने लगे और पृथ्वी का एनवायरनमेंट धीरे धीरे स्टेबल होने लगा। आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले पानी में गोली गैसेस, एनर्जी और साइक्लिक एक्टिविटीज सबने मिलकर एक मिक्सचर बनाया जिसे साइंटिस्ट ने प्रिमोरियल सूप नाम दिया। और यही मिक्सचर आगे चलकर लाइफ के पहले न्यूक्लियोटाइड का कारण बना। यही न्यूक्लियोटाइड आगे चलकर आरएनए की फॉर्मेशन तक पहुंचा, जो डीएनए जैसा ही एक प्रारूप था।
लेकिन आरएनए स्टेबल नहीं था। लाखों करोड़ों साल तक चले इस नेचुरल एक्सपेरिमेंट ने साइनोबैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को जन्म दिया। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही सिंपल सेल से बने थे, लेकिन यही वो जीव थे जिन्होंने जीवन की पहली नींव रखी। हर नए डिवीजन के साथ उनकी संख्या बढ़ती गई। ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदलते एनवायरनमेंट के अनुकूल होते गए। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और हमें फर्स्ट ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट देखने को मिलता है। इस समय ऑक्सीजन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बहुत से साइनोबैक्टीरिया खुद ही खत्म हो गए। यानी कि पृथ्वी पर पहली बार जब जीवन खत्म हुआ था तो वो ऑक्सीजन की वजह से हुआ था। वैज्ञानिकों ने इसे ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफ नाम दिया। ये पृथ्वी का पहला मास एक्सटेंशन था, लेकिन समुद्र की गहराइयों में साइनोबैक्टीरिया अब भी जिंदा थे और यहीं पर आर्कियन ईयन खत्म होता है। इस युग के खत्म होते ही शुरू होता है प्रोटरजोइक ईयन। उस समय ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ चुकी थी कि पृथ्वी फिर से लगभग बर्फ के गोले की तरफ फ्रीज हो गई, यानी तापमान गिरता जा रहा था। यह पहला आइस एज था जिसे वैज्ञानिकों ने हिरोनियन ग्लेशियर्स नाम दिया। पूरी पृथ्वी लगभग 20 से 30 करोड़ वर्षों तक बर्फ में जकड़ी रही। यह पृथ्वी का सबसे स्लो टाइम था जो करीब 1 अरब सालों तक चला। इसी बीच समुद्र की गहराइयों में कुछ अद्भुत हुआ। आर्किया ने बैक्टीरिया को अपने अंदर समा लिया, जिसके अंदर न्यूक्लियस जैसा भाग था और डीएनए को सुरक्षित रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसी दौरान ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा ने एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर का निर्माण किया। ओजोन लेयर ने पृथ्वी की लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पहली बार सूर्य की हानिकारक किरणें सीधे धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी। इसके परिणाम स्वरूप लाइफ अब केवल ओशियन की गहराइयों तक सीमित रह गई। धीरे धीरे पेड़ पौधे और छोटे छोटे जीव जमीन पर आना शुरू हो गए। यही प्रोटेरोजोइक ईयन खत्म होता है और शुरू होता है फेनियोरोजिक ईयन, एक ऐसा युग जो करीब 25 करोड़ वर्षों तक चला। वैज्ञानिकों ने इस ईयन को 3 बड़े भागों में बांटा है। सबसे पहले बात करते हैं पालियोजोइक एरा की, जिसे आगे 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया। कैम्ब्रियन पीरियड आज से लगभग 55 करोड़ साल पहले धरती के इतिहास का वो समय शुरू हुआ जिसने जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कैम्ब्रियन पीरियड शुरू होने से पहले धरती पर जीवन बहुत साधारण था, सिंपल था। सिंगल सेल या फिर सॉफ्ट बॉडीड जीव जो केवल समुद्र की गहराइयों तक सीमित थे। लेकिन कैम्ब्रियन शुरू होते ही ओशियन के किनारों और शैलो पानी में हजारों नए जीव दिखाई देने लगे। कुछ के शरीर पर हार्ड शेल्स थे, कुछ ने कांटेदार बॉडी आर्मर डेवलप किए और कुछ बन गए तेज धार वाले प्रेडेटर्स। यही वो दौर था जब हंटर और प्रे की कहानी शुरू होती है, यानी शिकार और शिकारी दोनों यहीं से जन्म लेते हैं। समुद्र में अजीबोगरीब क्रिएचर्स दिखाई देने लगे। एनोमेलोसेरस लगभग 1 मीटर लंबा था, जिसकी आंख और मुंह उसे उस समय का सबसे खतरनाक शिकारी बनाता था। हालुसनिया कांटों से ढका एक बेहद अजीब सा जीव था। वही ओपाबेनिया 5 आंखों वाला विचित्र क्रिएचर था। यही वो दौर था जब समुद्र में पहली मछली पैदा हुई। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की हलचल शांत होने के बाद धरती का अगला अध्याय शुरू होता है, ओडोवोशन पीरियड, जब जीवन और आगे बढ़ चुका था। समुद्र और भी रंग बिरंगे जीवों से भर गए थे। समुद्र की गहराई में तैर रहा था ऑर्थोसेस, एक लंबा शंख जैसा प्रेडेटर। इसी दौरान समुद्र में छोटे छोटे प्लांट्स भी उगने लगे थे। लेकिन इस समय पर आया पृथ्वी का दूसरा बड़ा आइस एज, जिसमें लगभग 85% स्पीशीज खत्म हो गई थी। साइंटिस्ट ने इसे ऑडोवेशन एक्सटेंशन का नाम दिया। ऑडोवेशन के बाद शुरू होता है सिलूरियन पीरियड। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और समुद्र में जीवन फिर से लौटने लगा। यही वो समय था जब प्लांट्स ने पहली बार जमीन पर अपनी जड़ें जमाई और उनके साथ छोटे छोटे इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स भी लैंड पर आने लगे। इसी काल में सामने आए सी स्कॉर्पियंस, लेकिन ये आज के बिच्छुओं जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। ये लगभग 3 मीटर लंबे विशाल जीव थे जो अपने पावरफुल क्लॉथ से शिकार किया करते थे। इसी दौरान पहली जॉडफिश यानी पहली दांत वाली मछली प्लेकोडम्स भी दिखाई दिए। ये हथियार से सजी हुई प्रेडेटर्स ओशन में राज करने लगे। धीरे धीरे धरती पर पहाड़ बनने लगे। ये पीरियड लगभग 5 करोड़ सालों तक चला। सिलूरियन के बाद आता है डिवेनियन पीरियड। अब धरती पर 30 मीटर तक लंबे पेड़ उग चले थे। उस समय समुद्र पर फिशेस का राज था, छोटी दांतों वाली मछली से लेकर कवच पहने प्लाकोडम्स तक का। कुछ प्लाकोडम्स तो 6 से 7 मीटर तक लंबे थे। इसी समय अर्ली शार्क भी पैदा हो गई। हालांकि वो आज की शार्क जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस युग की सबसे खतरनाक थी। यही वो काल था जब सामने आया रहस्यमय जीव टेलिक। ये फिश अपने मजबूत पंखों का उपयोग कर पानी से बाहर निकलने लगी
और ये वाटर से लैंड पर ट्रांजिशन की इंपॉर्टेंट कड़ी बनने वाली थी। ये पीरियड लगभग 6 करोड़ साल तक चला और इसके खत्म होने के बाद शुरू हुआ अगला पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड। धरती विशाल फॉरेस्ट से भर चुकी थी। इस समय हमें विशाल पेड़ देखने को मिलते हैं जिनकी लंबाई 30 मीटर तक पहुंच जाती है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से 2 से 3 मीटर लंबे बिच्छू, 1 मीटर लंबे ड्रैगन फ्लाइज जैसे कीट और आर्थ्रोफिलोरा जैसे विशाल आर्थ्रोपोस इसी काल में दिखाई देते हैं। इसी समय एफीबियंस विकसित हुए जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते थे, और फिर प्रकट हुए एमनियोटिस जैसे वाटर ब्रेथ्स जिनके अंडों का मजबूत शैल उनके बच्चों को सुरक्षित रखता था। अब लाइफ को जमीन पर रहने के लिए पानी पर उतना डिपेंड नहीं रहना पड़ा। उस समय ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 35% तक पहुंच चुकी थी, जिसके कारण जंगलों में आग लगना आम बात थी। आज जो कोयला हम उपयोग करते हैं वो इन्हीं प्राचीन जंगलों से बना है। अब बात करते हैं पर्मियन पीरियड की। इस समय तक 4 पैरों पर चलने वाले कई तरह के जीव विकसित हो चुके थे, लेकिन यही काल धरती के इतिहास का सबसे भयावह समय साबित हुआ, क्योंकि इसी में हुआ अब तक का सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन, जिसमें लगभग 96% मरीन स्पीशीज खत्म हो चुकी थी। अब तक के वीडियो में हमने देखा कि साइंटिस्ट ने पृथ्वी की लंबी हिस्ट्री को समझाने के लिए इसे 4 युगों में बांटा। फिर इस फेनरजोइक ईयन को 3 भागों में बांटा गया, पैयोजोइक एरा, और आगे 6 बड़े पीरियड्स में डिवाइड किया गया। हम बात करते हैं मेसोजोइक एरा की, जिसे साइंटिस्ट ने 3 पीरियड्स में बांटा है। पर्मियन पीरियड में जो स्पीशीज बच पाई उन्हें जमीन के नीचे छिपाकर किसी तरह अपना अस्तित्व बचाया। लाखों सालों तक जानवर खुद को छिपाए रहे और धीरे धीरे पृथ्वी पर फिर से पेड़ पौधों का जीवन लौटने लगा। ट्रियासिक वो काल था जब डायनास का जन्म होने वाला था। शुरुआती डायनासोर साइज में छोटे थे, कुछ बिल्ली या कुत्ते जितने, कुछ 2 पैरों पर दौड़ते थे तो कुछ 4 पैरों पर। इस काल में उत्पन्न हुए पहले मैमल्स छोटे चूहे जैसे जीव जो दिन में डायनासोर से छिपे रहते, क्योंकि उनके पैरों के नीचे आकर वो रौंदे जा सकते थे और रात में वो एक्टिव होते थे। अब बात करते हैं जुरासिक पीरियड की, जिसे हम सब ने मूवीज में बड़े चाव से देखा है। ये डायनासोरस का गोल्डन एज था। अब डायनासोरस पूरी तरह पृथ्वी पर राज करने लगे थे। जमीन पर विशाल ब्रैकियोसोरस और डिप्लोडकस जैसे राक्षस डायनासोर का राज था। इनकी नेक इतनी लंबी थी कि ये पेड़ों की सबसे ऊंची पत्तियों तक पहुंच सकते थे। लेकिन अगर हम पालोसोरस जैसे मांसाहारी डायनासोरस की बात करें तो ये अपनी ताकत और तेज दांतों से जमीन पर राज करते थे और शिकार को चीर कर रख देते थे। पिटारोसोरस आसमान के सबसे बड़े प्रेडेटर्स थे, जिनके पंख कई मीटर लंबे होते थे, और ये उस युग के सबसे खतरनाक फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे। होमो हेडलबर्गनेसिस का नाम जर्मनी के हेडलबर्ग शहर से आया, जहां पहली बार उनका जाव बोन मिला, यानी दांत की हड्डी। इनके ब्रेन का साइज लगभग 1200 से 1300 सीसी तक पहुंच चुका था, यानी मॉडर्न ह्यूमंस के बराबर। वो सिर्फ टूल्स नहीं बनाते थे, बल्कि हंटिंग की प्लानिंग और कॉर्पोरेशन में भी माहिर थे। उन्होंने वुडन और स्टोन टिप्ड स्पीयर्स बनाए। उनका सोसाइटी स्ट्रक्चर भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। ये छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते, एक दूसरे की मदद करते और घायल या बूढ़े साथियों की देखभाल भी करते, यानी इंसानियत की असली जड़ें यही और गहरी होती गई। यूरोप की ओर गए हेडरबर्नेसी से निएंडरथल्स बने, एशिया की तरफ गए हेडरबर्नेसी से डेनिसोवेंस बने, और अफ्रीका में रहे हेल्डरबर्नेसी से होमोसेपियंस का जन्म हुआ। करीब 4 लाख साल पहले यूरोप में ठंडी बर्फीली धरती पर एक नई स्पीशीज खड़ी हुई, निएंडरथल्स। उनका शरीर आधुनिक इंसानों से अलग था। वो थोड़े छोटे लेकिन चौड़े और बहुत मजबूत थे। उनके सीने चौड़े, टांगे छोटी लेकिन ताकतवर थे। ठंडे मौसम में एनर्जी बचाने के लिए उनका बॉडी स्ट्रक्चर परफेक्ट था। नंडल्स का ब्रेन साइज लगभग 1500 सीसी तक का था, यानी एवरेज मॉडर्न ह्यूमन से भी थोड़ा बड़ा। वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी थे। ये एंडरथल्स ने हंटिंग को एक नई ऊंचाई दी। वो लकड़ी और पत्थर के भाले बनाते, प्लानिंग के साथ ग्रुप में बड़े जानवरों पर अटैक करते। नेंडरथल्स गुफाओं और खुले शेल्टर्स में रहते, और वो 20 से 30 लोगों के ग्रुप में रहते, जहां काम बांटा जाता। कुछ हंटिंग करते, कुछ फायर और बच्चों की देखभाल करते, कुछ टूल्स बनाने में एक्सपर्ट होते। ये पहली बार था जब इंसान जिसे सोशल रिस्पांसिबिलिटी साफ दिखाई दी। निएंडरथल्स अपने घायल और बूढ़े साथियों की भी देखभाल करते हैं। उनकी हड्डियों पर ऐसे निशान मिले हैं जो बताते हैं कि भारी चोट के बाद भी वो कई साल तक जिंदा रहे, यानी किसी ने उनकी देखभाल की। निएंडरथल्स की सबसे बड़ी खासियत थी मृतकों को दफनाना। वो सिर्फ डेड बॉडीज को छोड़कर नहीं जाते थे, बल्कि गड्ढा खोदकर उन्हें मिट्टी में दफनाते।
लंबे समय तक साइंटिस्ट मानते थे कि आर्ट सिर्फ मॉडर्न ह्यूमंस की पहचान है, लेकिन हाल के शोध बताते हैं निएंडरथल्स भी आर्ट बनाते थे। स्पेन की कुछ गुफाओं में रेड और ब्लैक कलर की पेंटिंग्स मिली है जो लगभग 65,000 साल पुरानी है और माना जाता है कि इन्हें निएंडरथेल्स ने बनाया है। अब चलते हैं एशिया की ओर। साल 2008 में साइबेरिया की डेनिसोवा केओ से एक छोटी सी हड्डी मिली। शुरू में वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये निएंडरथल या मॉडर्न ह्यूमन की होगी, लेकिन जब डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला कि ये तो एक अलग स्पीशीज थी, ना पूरी तरह निएंडरथल ना मॉडर्न ह्यूमन, बल्कि डेनिसोविवंस। डेनिसोस के बहुत कम फोसिल्स मिले हैं, सिर्फ कुछ टीथ और हड्डियां, इसलिए उनकी असली शक्ल हमें आज भी ठीक से नहीं पता। लेकिन उनके डीएनए ने साफ किया है कि वे निएंडरथल्स और मॉडर्न ह्यूमंस दोनों से जुड़े हुए थे। आज मेलानेसिया, पापुआ न्यू गिनी कई आदिवासी ग्रुप्स के जीन्स में 5% तक डेनिसोवन डीएनए मिला है। तिब्बत के लोगों के शरीर में पाया जाने वाला एक खास जीन जो उन्हें ऊंचाई पर आसानी से सांस लेने में मदद करता है, डेनिसोवन से ही आया है। करीब 10 लाख साल पहले इंसान के पूर्वज अफ्रीका और एशिया के अलग अलग हिस्सों में फैल चुके थे। करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमोसेपियंस का जन्म हुआ। हमारा ब्रेन साइज लगभग 1350 से 1450 सीसी के बीच था। हमने लैंग्वेज डेवलप की, प्लानिंग करना सीखा, आर्ट बनाना शुरू किया और कल्चर क्रिएट की। चीज हमें बाकी सभी स्पीशीज से सबसे अलग करती थी, हमारी कल्चर और कॉरपोरेशन की पावर। हमने अपने मृतकों को दफनाना सीखा, गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग बनाई और धीरे धीरे रिलीजन और सोसाइटी पर पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। यही वो वजह थी कि हम आगे बढ़ते गए और आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन तक पहुंचे। सफर अभी भी जारी है। आगे ह्यूमन बॉडी नहीं, ह्यूमन ब्रेन ही नहीं, बल्कि ह्यूमन का नेचर भी इवॉल्व हो रहा है। और जैसे जैसे इवॉल्व होता जाएगा, एक नई स्पीशीज जन्म लेती जाएगी और पुरानी स्पीशीज खत्म होती जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय